तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CSS फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मैंने इसलिए जानबूझ के बात के लिए रखा था कि एक बार हम जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेंगे तो वो एक इम्पॉर्टेंट भी था। CSS फ्रेमवर्क कंपैरेटिवली उसके उतना एक क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं है कि हाँ इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बट कंपैरेटिवली उसके। तो दूसरा ये भी एक पर्पस था क्योंकि इसके अंदर जो एंगुलर जावास्क्रिप्ट जिस तरह की चीज है, एक फ्रेमवर्क लाइब्रेरी की तरह से एग्जैक्टली वही चीज है। हालांकि CSS के ठीक बात बताते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता, लेकिन यहाँ पे इसलिए बाद में रखें कि थोड़ा सा इसी बहाने आपका CSS हल्का फुल्का रिकॉल भी होगा। और मैंने सोचा था टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, टाइम नहीं मिलेगा थोड़ा शॉर्ट में। अब जब 2 क्लास रख लिया है तो एक अलग अलग, अब अगर मॉर्निंग में भी एक वो बताएं और अचानक से एक सेशन में वही जहाँ पे रुकता है और अगली बार कनेक्ट हो तो हम फिर ये टॉपिक बताएं तो थोड़ा सा मुझे और लग रहा था, इसलिए मैंने कहा शाम को आज ये रखते हैं। इसलिए फोटोशॉप नहीं वो कर रहे हैं, फोटोशॉप को मॉर्निंग में रखते हैं। तो CSS फ्रेमवर्क है क्या, पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि CSS फ्रेमवर्क बेसिकली एक तरह की एक लाइब्रेरी का ही कॉन्सेप्ट, जैसे कि एंगुलर जावास्क्रिप्ट हम लोग कर रहे थे। सो यू कैन से CSS, अभी हम CSS का वर्ड यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं, सिंपली ये फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं कि फ्रेमवर्क क्या है। एक फ्रेमवर्क क्या होता है कि स्टैंडर्ड सेट होता है कॉन्सेप्ट किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को डील करने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। So you can say a framework is a standardized set of concepts for dealing with some common type of problems कह देते हैं, common type of issues कह दें, और which can be used, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं फ्यूचर एज ए रेफरेंस के तौर पे, मतलब उसका इस्तेमाल हम एज ए रेफरेंस के तौर पे करते हैं किसी न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कि सिमिलर नेचर की हो। जैसे हमारे पास बहुत सारी चीजों के लिए एक पुराने रेफरेंस को हम यूज करते हैं। रेफरेंस बहुत कॉमन वर्ड होता है कि हाँ उसका रेफरेंस कहाँ से मिल रहा है, कोई भी चीज हिस्ट्री का उठा लें आप या किसी भी चीज का, तो हम ये बात करते हैं कि इसका रेफरेंस कहाँ से आपने लिया है। रेफरेंस आगे आप रिसर्च वगैरह करते हैं, कोई सिनॉप्सिस लिखते हैं तो ये उसका रेफरेंस कहाँ से लिया। किताब है, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, चैप्टर लिख रहे हैं, तो बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी हैं, आपने फिर उसके हिसाब से कोई चीज़ लिखी तो नीचे आप रेफरेंस करेंगे कि हमने ये किताब कंसल्ट किया, ये किताब कंसल्ट किया, ये किताब ये थी, तो ये एक रेफरेंस। तो यहाँ पे एक सिंपली फ्रेमवर्क क्या है, एक तरह का स्टैंडर्डाइज set of concept for dealing with a common type of problems and issues which can be used as a reference to help to resolve new issues, new problems सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है of similar kind of nature. अब आ रही स्क्रीन? हाँ अब आ रही कि नहीं स्क्रीन? सर पहले भी आ रही थी तो क्यों नहीं शो हो रही थी, किसने बोला था? किसकी नहीं शो हो रही थी? अमन की? हाँ सर नेटवर्क इशू है सर, अभी भी नहीं आ रही है? रह के डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हाँ तो नेटवर्क इशू होगा तब, क्योंकि स्क्रीन तो शो कर रहा था। हाँ तो देखो नहीं हो तो फिर से लीव करके फिर से कनेक्ट करो। मोबाइल को रीस्टार्ट कर दो, हो जाएगा। हाँ रिस्टार्ट कर दो, हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को वो सिमिलर काइंड की प्रॉब्लम्स को वो रिजॉल्व करता है। अब बात फिर आती है यहाँ पे कि CSS फ्रेमवर्क। तो CSS फ्रेमवर्क एक तरह की लाइब्रेरी है, वैसे ही जैसे मैंने अभी ऊपर के सेंटेंस में बोला, एक तरह की लाइब्रेरी है जो कि आपको फैसिलिटेट करती है, अलाउ करती है फॉर इजी, मोर स्टैंडर्ड
ठीक है, कंप्लायंट वेब डिजाइन, यानी कि एक तरह से बहुत ही ईजियर, बहुत ही आसान तरीके से बहुत सारे स्टैंडर्ड और जो कि वेब डिजाइनिंग में आपको यूज कर सकते हैं यूजिंग द CSS लैंग्वेज। CSS लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, एक तरह की लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे आसान स्टैंडर्ड होते हैं जो कि आपको अपने वेब पेज नए तरीके से डिजाइन करने में हेल्प करते हैं। और CSS का इस्तेमाल क्या है ये आपने देखा, इंटरएक्टिविटी, उसके लुक को चेंज करने के लिए। और एक तरह से ये CSS फ्रेमवर्क जो है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क भी कहलाता है। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड उसका बोला था मैंने, फ्रंट एंड, बैक एंड और फ्रंट एंड, तो इसको हम फ्रंट एंड फ्रेमवर्क भी बोलते हैं क्योंकि सामने पेजेस जो है उसकी डिजाइन के लिए होता है। वैसे तो बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जिसमें बहुत पॉपुलर 2 फ्रेमवर्क है, वो है बूटस्ट्रैप, ये छोटे क्वेश्चन में अक्सर पूछा, बूटस्ट्रैप एंड फाउंडेशन। इसके अलावा 2 और हैं, ब्लूप्रिंट, छोटे क्वेश्चंस में अक्सर पूछ देता है, एंड YML। तो बूटस्ट्रैप और फाउंडेशन ये 2 नोटेबल फ्रेमवर्क हैं CSS के, लेकिन इसके अलावा 2 ये भी हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जो है आपको जो पढ़ना है वो है W3 CSS का, यानी W3 CSS फ्रेमवर्क। W3 CSS फ्रेमवर्क मीन्स W3 स्कूल। सो इसको किसने किया है, पब्लिश किया, डेवलप किया है W3 स्कूल। W3 स्कूल की साइट से आप वाकिफ हैं, फेमिलियर हैं, उसके एडिटर में आपने प्रोग्राम इतना वो किया है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा और W3SS के बारे में मिलेगा। So W3SS is also a framework which is published by W3 School। एक तरह का ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स ये टर्मिनोलॉजी बहुत यूज होती है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स प्रोग्राम। ओपन सोर्स का मतलब कि ये वैसा प्रोग्राम, वैसा सॉफ्टवेयर जो कि फ्री अवेलेबल है विदाउट एनी कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इंस्टॉल करने के लिए कोई कीवर्ड नहीं चाहिए, कोई वो नहीं चाहिए, सो ये एकदम एब्सोल्युटली फ्री। तो एक तरह का ये ओपन सोर्स प्रोग्राम है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, एब्सोल्युटली फ्री, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं इसको यूज करने के लिए। और इसका इस्तेमाल आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, जो कि हर तरह के ब्राउजर पे, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में मैंने लिखवाया था, हर तरह के ब्राउजर पे, हर तरह की डिवाइस पे ये वैसे ही काम करेगा जैसे किसी एक डिवाइस। सो ऑल कॉमन वेब ब्राउजर लाइक क्रोम, एज, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा एंड डिफरेंट डिवाइस सच एज डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल एटसेट्रा। W3 CSS बेस्ड है प्लेन CSS के ऊपर, लेकिन ये बहुत ही फास्ट है, और ये इसके अंदर जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट क्वेरी का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी इसके अंदर किसी भी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग का कोई वो नहीं है। जावास्क्रिप्ट और जे क्वेरी एक और वो होती है, जे क्वेरी आपके इसमें तो है नहीं जे क्वेरी। सो W3 CSS डजंट यूज जावास्क्रिप्ट और जे क्वेरी, इस वजह से ये बहुत ही स्मॉलर होते हैं इनके कोड, ठीक है। ओनली रिलाइज ऑन स्टैंडर्ड CSS, जो CSS में आपने पढ़ा है उसी तरह पे रिलाई करते हैं, तो कुछ इसके अंदर अलग से वो नहीं होता है। क्या इसके फायदे हैं, एडवांटेज, ये मुझे जैसे लगता है एक शॉर्ट नोट में अगर क्वेश्चन आता है तो ये जरूर आ सकता है, व्हाट इज CSS फ्रेमवर्क, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ, अगर ऐसे टाइप में क्वेश्चन आता है, अंदर बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं तो इस तरह के शॉर्ट नोट वगैरह में हो सकता है। तो कुछ मैंने आज इसके पॉइंट्स बनाए, मैं बोल दे रहा हूँ, ये अब नोट्स वगैरह के आपके उसमें अपने हिसाब से पेन से लिख भी लिए कि इसके एडवांटेज क्या है। एक तो एडवांटेज ये कि बहुत ही ईजी है लर्न करने के लिए, समझने के लिए, और बहुत ही फास्ट है, स्पेशली फॉर मोबाइल एप्लीकेशन।
W3 से एक तरह का मॉडर्न फ्रेमवर्क है। इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन अपने बने बनाए और बहुत ही स्मॉलर, बहुत ही फास्टर और बहुत ही रिस्पॉन्सिवनेस, बहुत ही रिस्पॉन्स करने वाले फ्रेमवर्क इसके अंदर है। ये हेल्प करता है बहुत ही फास्टर, ब्यूटीफुल एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। ये आपकी वेबसाइट को बहुत ही स्पीड प्रोवाइड करता है, उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करता है डेवलपमेंट को। इसको मेंटेन और अपडेट करना बहुत आसान है। ये एक डिजाइनिंग में बहुत ही ग्रेटर कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। बहुत ही इसके कोड लाइट वेट होते हैं, बहुत ही फास्टर डाउनलोड टाइम है, ब्राउजर में जल्दी ओपन होगा, खुलेगा। ये सर्च इंजन की जो ऑप्टिमाइजेशन होती है, यानी आपके इसमें बनाए हुए पेजेस सर्च इंजन के इसमें बहुत जल्दी वो होते हैं। सर्च इंजन का मैंने आप लोग को बताया होगा कि इस तरह से सर्च इंजन पढ़ाया, कुछ बताया आप लोगों को मैंने बताया तो है मेरे ख्याल से क्या सर्च इंजन और सर्च इंजन। यस सर बताएं। हाँ, तो सर्च इंजन में जो पहले सारा वो क्रॉल करके सब अपना इकट्ठा करता है, फिर उसको अरेंज करता है, इंडेक्स करता है, ये सारी चीजें ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है, उसमें ये बहुत ही बेनिफिट करता है। इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप के व्यूअर्स को ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे एक फीचर है। ये पॉइंट इंग्लिश में मैं सोचा था यहाँ लिखूं, लेकिन एक ही सेशन में तो मैंने ऐसे ही बोल दिया है। ये मैं पॉइंट्स को जो है टाइप करूंगा तो आपको दे दूंगा उसके उसमें। तो ये सारे उसके एक तरह से एडवांटेज हो गए। अब जैसे शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्या उसके एडवांटेज हैं, और तो आपको ये एडवांटेज थोड़ा सा सामने रखना पड़ेगा। अब आते हैं जो टॉपिक के हिसाब से सिलेबस में, वो है आपका W3 वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग W3 CSS। तो इसको इसका इस्तेमाल वेबसाइट के डेवलपमेंट में करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में और ये जानिए कि ये चूंकि एक तरह का CSS ओनली फ्रेमवर्क है, यानी इसके अंदर इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसके अंदर कोई और कंपोनेंट इसका नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर इसकी जो इसकी डिजाइन है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो इसके जो HTML के और CSS एलिमेंट को मैनेज करने के लिए, उसको संभालने के लिए इनके फीचर CSS को यूज करता है। इसके अंदर कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है। इसके अंदर बूटस्ट्रैप और फाउंडेशन जो और फ्रेमवर्क हैं उसकी तरह के कंपोनेंट इसमें मौजूद हैं, बट वो उनके जैसे कॉम्प्लेक्स नहीं हैं, उनके जैसे हैवी कोडिंग वाले नहीं हैं। तो ये इसी वजह से कंपैरेटिवली बूटस्ट्रैप और फ्रेमवर्क के मुकाबले बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं यूजर फ्रेंडली है, आसान है, और दैट्स वाई इसका वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत इस्तेमाल होता है। CSS फ्रेमवर्क वेबसाइट को उसी तरह से मैनेज करता है, उसी तरह से एक वर्ड यूज करते हैं मॉड्यूलाइज करना। मॉड्यूलर मतलब अलग अलग मॉड्यूल में करके जैसे आपका O लेवल के 4 मॉड्यूल है, तो 4 मॉड्यूल मिलके एक पेपर को बनाते हैं। अलग अलग पेपर को ऐसे ऐसे पढ़ना है, अलग अलग परफॉर्म करना है, अलग अलग, तो वो मिला के फिर एक इसी तरह किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए मॉड्यूल जो होता है उसको मॉड्यूलाइज करके बोलते हैं। तो किसी भी वेबसाइट डेवलपमेंट में अलग अलग स्टेज पे अलग अलग चीज़ें करनी होती हैं, तो उसी तरह से CSS फ्रेमवर्क उसको मॉड्यूलाइज करता है। जैसे कोई भी प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर कोड को अलग अलग स्टेप के लिए, अलग अलग टाइम के लिए मॉड्यूलाइज करते हैं, इसमें भी वही कंसिस्टेंसी मौजूद होती है, यानी इसी तरह से हम कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट 3 लेयर में कंसिस्ट करती है, वो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहा हूँ। 3 लेयर वो क्या होती है, वो 3 लेयर्स होती है। एक होती है डेटा लेयर, जिसके अंदर इसके टेक्स्ट और इमेजेस वगैरह एक्सेट्रा, ऑडियो वीडियो, ये सारी चीजें होती हैं। और ये इसका फॉर्मेट जिसके अंदर डिजाइन करते हैं वो HTML
के थ्रू। दूसरा होता है प्रेजेंटेशन लेयर। ये थोड़ा सा एक ये समझ जाइए, एग्जाम में अगर कभी इस तरह की चीजें आती हैं तो आप ये बहुत आसान से समझ जाइए। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, हम उसकी स्टाइल्स को करते हैं, स्टाइलिंग, स्टाइलिंग रूल्स या स्टाइल रूल्स, और इसके लिए फिर हम यूज करते हैं CSS। तीसरा होता है एक्टिविटी, एक्टिविटी लेयर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्रिप्टिंग। जावा स्क्रिप्ट आपने पढ़ा, स्क्रिप्टिंग, और फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट। और ये तीनों ही चीजें आपके सिलेबस में आपने देख ली, तो ये थोड़ा सा एक दिमाग में रखिएगा। स्क्रिप्ट, सर स्पेलिंग वगैरह थोड़ी वो होगी तो माफ कीजिएगा। ठीक है, तो ये एक किसी वेबसाइट की ये 3 लेयर होती हैं, और उसी 3 लेयर के अंदर ये वेबसाइट का डेवलपमेंट होता है। और उस डेवलपमेंट में फिर आपको देखना है HTML में क्या क्या यूज करना है, फिर उसको स्टाइलिंग के लिए क्या क्या करना है, उसके अंदर अगर कोई एक्टिविटी है जिसके अंदर हम इसके एक्टिविटी इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे क्या क्या चीजें करनी होती है। अब बात आती है W3 CSS के इंट्रोडक्शन की। अब अभी तक तो एक फ्रेमवर्क क्या था, W3C फ्रेमवर्क क्यों यूज कर रहे हैं, बाकी फ्रेमवर्क कौन कौन से थे, क्या दोनों में एक फर्क था वेबसाइट डेवलपमेंट में W3 CSS फ्रेमवर्क का। अब आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। W3 CSS मैंने अभी बोला कि इस W3 CSS इज आल्सो ए कैस्केडिंग स्टाइल शीट डेवलप्ड बाय w3school.com। w3school.com ने इसको डेवलप किया। ये आपको हेल्प करता है क्रिएटिंग फास्टर, ब्यूटीफुल एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, और दैट वेबसाइट आर easily adjustable, easily compatible for different screen size। ये भी पीछे मैं आ चुका हूँ। W3 CSS इंस्पायर्ड है गूगल मटेरियल डिजाइन। एक वर्ड ये आता है, बहुत क्वेश्चन में आया है कि इंस्पायर्ड या डेवलप या कहाँ से इसकी वो शुरुआत हुई, तो वो गूगल का ये था, गूगल मटेरियल डिजाइन। एंगुलर जावास्क्रिप्ट का मैंने बताया था ना, जैसे गूगल उसका ऑफिशियली उसकी वो है, उसी तरह से ये गूगल मटेरियल डिजाइन से इसकी आप कह सकते हैं कि एक एफिलिएशन है, और इस एक तरह से उसी से इंस्पायर्ड है, उसी से प्रेरित, प्रेरित बोलते हैं ना, हाँ प्रेरित है, उसी से प्रेरित है। क्या इसके और फीचर, इसके फीचर वही हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, यानी इसके थ्रू हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव डिजाइन में खास ही याद करिए कि W3SS ने इसको डिजाइन किया गया है डिफरेंट टाइप की डिवाइस के लिए, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए। और W3SS एक तरह से 12 कॉलम, ये टर्म आती है कभी कभी और ये क्वेश्चन में भी होता है, 12 कॉलम मोबाइल फर्स्ट फ्लूइड, फ्लूइड वर्ड मैंने यूज किया होगा, आपको शायद इसके बारे में जब शुरू में कुछ इसकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के में मैंने लिखवाया होगा, शायद ये टर्म मैंने यूज किया होगा, नोट्स में देखिएगा। फ्लूइड ग्रिड, ये एक टर्म यूज की जाती है CSS के लिए, W3 CSS के लिए। कि W3 CSS एक तरह का 12 कॉलम मोबाइल फर्स्ट फ्लूइड ग्रिड है, जो कि सपोर्ट करता है रिस्पॉन्सिव पेजेस वेबसाइट के लिए, स्मॉल, लार्ज, मीडियम एंड वेरी लार्ज स्क्रीन के लिए, और डिफरेंट टाइप की स्क्रीन के लिए। और ये जाहिर सी बात है कि क्या नाम है, पर्सनल कंप्यूटर, PC, डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल डिवाइस, या भी किसी तरह का आप देखते हैं डिस्प्ले जो होती है, ATM मशीन है, या कोई और भी इस तरह का गेम का जो वो होता है, इस तरह की चीज़ों के लिए
W3 CSS एक तरह के स्टैंडर्ड है, वही CSS जो आप पढ़ चुके हैं, तो वैसी ही चीज इसके अंदर है। कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी और के ऊपर, यानी किसी और प्रोग्राम के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं, जैसे जावा स्क्रिप्ट है, jQuery है, या कोई और एंगुलर जावा स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह कुछ भी है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही मटेरियल डिजाइन होती है, और जैसे मैंने बताया गूगल मटेरियल डिजाइन से इंस्पायर्ड है, प्रेरित है, तो गूगल मटेरियल डिजाइन आप समझ जाइए कि इसके अंदर मटेरियल डिजाइन की तरह से इस्तेमाल होता है। कैसे W3 CSS को हम यूज करेंगे? दो तरीके से इसको यूज करते हैं, 2 टाइप्स। एक तो तरीका ये है कि आप अपनी अपना जो भी कंप्यूटर है, आपके डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उस मशीन के ऊपर इनके CSS की फाइल W3 आप .css नाम की फाइल बना चुके हैं पीछे, एक्सटर्नल CSS जब कर रहे थे, तो आपको सबको पता है वहां सब कोड लिखा होता है, और यहाँ पे HTML लिख के उसको कॉल करा के, और हम उसको, हालांकि इसको बहुत प्रैक्टिस नहीं कर पाए आप लोग बिकॉज ऑफ कंप्यूटर सबके पास नहीं है, बट जिनके पास है उन्होंने एक्सटर्नल किया होगा तो उनको आइडिया होगा, बट ये दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा नहीं हो तो एक दिन फिर से मैं इसको रिकॉल करने के लिए हल्का सा बता दूंगा। तो ये फाइल आपको W3SS फाइल को वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के बाद आप इसी नाम की फाइल W3SS के नाम से सेव कर दीजिए। ठीक है, और उसके अंदर सारे कोड होंगे, सारे वो लाइब्रेरी के पूरा वो होगा, वो भी मैं दिखा भी देता हूँ, वहां से वो काम करेगा। दूसरा तरीका है ये कि आप जस्ट लाइक जैसे एंगुलर जावा स्क्रिप्ट में आप SRC और करके यूज कर रहे थे, इसमें भी आप वैसे ही करके इसका पाथ दे देंगे HTTPSS, और वो कुछ इस तरह से होगा जैसे W3 इसी तरह कुछ एड्रेस होगा, वो मैं अभी देख लेता हूँ, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो या हो सकता है मैं सही लिखूं, W3 schools.com/W3CSS/4, ये वर्जन, अलग अलग वर्जन, अलग अलग टाइम पे ये नई नई फाइल, नई नई लाइब्रेरी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन वहां से पाथ देंगे तो लेटेस्ट ही वो देगा, वो अपना अपडेट करते रहते हैं, तो आपके साइट पे जैसे कोई साइट का पाथ दे रहे थे, जैसे एंगुलर जावास्क्रिप्ट में कर रहे थे, इसी तरह /W3.CSS, तो आप पूरा, और ये कहाँ पे देंगे, ये वहीं पे देंगे जो आप एक्सटर्नल फाइल में लिख रहे थे, तो कैसे लिखते थे सबको याद होगा, हम लिखते थे एक्सटर्नल फाइल के लिए लिंक लिखते थे, लिंक में REL लिखते थे, स्टाइल शीट लिखते थे, उसके बाद फिर हम लिखते थे href, और href में फिर हम वो पाथ देते थे जो हम कंप्यूटर पे अपने C कोलन पे, D कोलन पे या कोई फोल्डर के अंदर बनाते थे, तो सबको याद होगा ये। और अगर ये फाइल आपने कंप्लीट करके अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर ली है और वो फाइल रखी है, तो आप फिर इसी तरह करेंगे, यहाँ पे जिस फोल्डर में आप फाइल बना रहे हैं तो बस इतना देंगे, अगर कोई फोल्डर ऐसे बना हुआ है इस तरह से C कोलन और SNC एमन मान लिया ऐसे बना हुआ है, तो ऐसे कर देंगे, और अगर उसी फोल्डर में आपका है तो आप डायरेक्ट जिस फोल्डर में अपनी फाइल बना रहे हैं तो आप ऐसे कर दीजिए, ये उसी फोल्डर में होना चाहिए जहाँ पे जो फाइल आप बना रहे हैं CSS के लिए HTML एक्सटेंशन के साथ, उसकी उसी फोल्डर के अंदर ये भी फाइल हो, उसी फोल्डर के अंदर आपकी वाली फाइल हो, तो ये इस दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले कि हम, ये तो आसान है, ये पाथ दे देंगे, कुछ एक आध कैरेक्टर गलत होगा तो अभी वो देख के बता देते हैं, और ये जो फाइल है वो कुछ इस तरह से, वो मैंने आज सेव किया, पहले भी सेव किया था, बट यहाँ पे हम ये दिखा देते, ये है W3 के नाम से, और इसका प्रॉपर्टी से देखिए तो ये W3 CSS नाम की फाइल है, ठीक है, .css।
इसको हम ओपन करते हैं नोटपैड में। नोटपैड में ओपन कर सकते हैं, जैसे आप W3 CSS फाइल को सेव करते थे वो नोटपैड में वो भी खुलती थी, उसी में बनाते थे, उसी में सेव करते थे, बस नाम दे देते थे। ये आ गया देखिए, इसके कमेंट है W3 से 4.15 दिसंबर 2020 में ये इसका वर्जन है। भाई जॉन है के लिए ये उनका नाम है। HTML बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, सब कुछ देखिए। ये आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये सब तो हम यूज किए। ट्रांसपेरेंट, ये एक्टिव, ये होवर, आउटलाइन विद जीरो, बॉर्डर, बॉटम। लेकिन इसको स्क्रॉल करते जाइए तो आप देखिए कि बहुत सारे सब कोड है। ये इतने सारे कोड, ये स्क्रॉल करते हैं सब कुछ यहाँ पे इसमें इतना सारा है इसके अंदर। ये वो वही पेज है जहाँ जो डाउनलोड करने पे आपको मिलेगा। तो इतना सारा कोड एक साइट पे अगर वहाँ डाउनलोड करेंगे तो एक फाइल इस नाम की बना के सेव कर लिए। जैसे जो लोग अपने कंप्यूटर पे करेंगे, शिवांगी है या अमन है या नुसरत और जो भी उनके पास है, तो वो ये भी तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप यही सिंपली आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, और आप जो है जो भी पेज बनाइए उसके अंदर ये दे दीजिए, ये ठीक है, ये हम दे सकते हैं। एक सेकेंड एक्सक्यूज। यस, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एक प्रोग्राम वो करके दिखा देते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए ये 1 मिनट 50 सेकंड बचा हुआ है, अगर इनकेस नहीं ये पूरा होता है, हालांकि छोटा ही सा प्रोग्राम है, तो दोबारा से कनेक्ट होंगे, उसको पूरा कर ही देंगे, वहीं पे नहीं छोड़ेंगे, हालांकि पूरा टाइम नहीं देंगे। तो हम आते हैं सबसे पहले एक हम आप ऐसे ही करिएगा, एक आप फोल्डर बना लीजिए। हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, जो लोग कंप्यूटर पे कर रहे हैं वो, और जो लोग मोबाइल पे करेंगे वो उनको फिर मैं कल उस पर वो कर दूंगा। हम यहाँ पे कर देते हैं CSS फ्रेमवर्क। ऑलरेडी है यहाँ पे, चलिए W3.CSS कर देते हैं। हम इसके अंदर कुछ इमेजेस लेके आते हैं पहले। एक इमेज का और टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो हम एक इमेज भी कुछ ले लेते हैं। हम इमेज मान ली ले लेते हैं ठीक है, और यहीं पे फिर हम आते हैं और नोटपैड लेते हैं न्यू, या इसे यही हम डिलीट कर देते हैं। ये सब हटा देते हैं, इसलिए हम सारी चीजें बना देंगे। HTML इसको ऐसा करते हैं, हम इसमें नहीं करते हैं, इसके अंदर करते हैं, तो जल्दी से हमारा सबलाइन में तो जल्दी हो जाएगा।
इतना टाइम क्यों दे रहा है ओपन करने में। फाइल इसको सेव करते हैं और सेव करते वक्त मैं उसी पे आता हूँ डेस्कटॉप पे CSS इसके अंदर हम कर देते हैं अगस्त 19 के नाम से। .html HTML टाइटल कर देते हैं CSS फ्रेमवर्क। और इसके बाद हम अगला जो यूज करेंगे टाइटल के बाद हेड के अंदर ये यहाँ पे मीटा टैग, ये कैरेक्टर सेट नहीं भी देंगे तो चल जाएगा। नेम इक्वल टू नेम में आप व्यू पोर्ट, ये मैं पीछे बता चुका हूँ, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट जो हम लोग कर रहे थे, व्यू पोर्ट। तीसरा है कंटेंट, कंटेंट में आपका है विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, जो कि फिर उसी हिसाब से डिवाइस के हिसाब से कर लेता है। और उसके बाद है इनिशियल स्केल, और ये है आपकी, ये देते हैं हम 1। उसके बाद लिंक, यहाँ पे लिंक वहीं से मैंने कॉपी कर लिया। लिंक में आपका REL स्टाइल शीट, और यहाँ पे हम ये दे दें w3schools.com। जो बात है ये शायद गलत हो तो उसको चेक कर लेते हैं। w3schools.com/w3css/4/w3.css, ये है, यही होना चाहिए। देखते हैं, ये हमने दिया। उसके बाद अब आ जाइए बॉडी के अंदर। बॉडी में हम सबसे पहले एक वो करते हैं डिव। डिव के अंदर हम डिफाइन करेंगे क्लास। क्लास के अंदर एक W3C फ्रेमवर्क का एक है कंटेनर कहलाता है। कंटेनर क्या, आगे इसके बारे में फिर हम लोग आगे क्लास में आएगी टॉपिक कंटेनर। और इसके बाद इसके अंदर है W3, इसका नाम है टीज। नेक्स्ट फिर हम एक हेडिंग दे रहे हैं, और हेडिंग में हम कुछ भी लिख देते हैं, कोट ऑफ द डे। हम ये ऐसे कुछ भी लिख रहे हैं, कोट ऑफ द डे। और यहाँ पे आप इसको अलाइन कर लिए, अलाइन इक्वल टू सेंटर। उसके बाद फिर ये डिव यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। यहाँ नहीं क्लोज होगा, यहाँ पे क्लोज होगा, ये इसके अंदर। नेक्स्ट हम इमेज को यूज कर रहे हैं। मैंने कहा इमेज को पहले बताते हैं, हेडिंग img src। अब src इसी फोल्डर के अंदर, ये जो हम फोल्डर हमने रखा था उसी के अंदर कुछ इमेजेस को ले लेते हैं। हम एक ले लेते हैं, ये sample.png है, और एक sample4.png है, दो ले लेते हैं। sample.png, इसका मैंने एक अल्टरनेटिव नेम दे दिया,
आल्ट में हम दे देते हैं कोट 1। दूसरा एक हमने दे दिया स्टाइल में उसकी विड्थ दे दिया, स्टाइल इक्वल टू विड्थ, और विड्थ हमने दे दिया 50%। यही उठा के कॉपी कर लीजिए सेम और नीचे पेस्ट करिए। इसके आगे भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ। सैम्पल 4 एक फाइल थी, ये यही था, ये कोड 2 कर देते हैं, ऐसी कुछ भी नाम दे रहे हैं, और ये 50% इसको भी रहने देते हैं। और उसके बाद फिर हम एक div क्लास कंटेनर यही फिर यहाँ पे और लेते हैं। ये इमेज जब हो गई तो फिर एक यही सेम चीज और लेते हैं, और इसके अंदर सिर्फ क्लास ले रहे हैं, ये नहीं लेते हैं। क्या है ये, क्यों ये ले रहे हैं ये, और यहाँ पे फिर हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ क्यों ऐसे कर दिया रहा है, यहाँ पे कुछ हम